नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान भविष्य का आधार बनता है। यानी आज हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसी के आधार पर हमारा भविष्य परिभाषित होता है। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जो वर्तमान के मौजूदा हालात या अपनी सोच को हम किस तरह बदलें कि अपने भविष्य को सुधार सकें, इसी पर काम करती हैं। आप एक डिजाइनर, एक फ्यूचरिस्ट हैं जो विश्व भर में विभिन्न संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ अलग अलग सरकारों के साथ भी काम करती हैं और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के साथ भी आप न केवल काम करती हैं, बल्कि आपको संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में अपने विचार, अपनी सोच, अपनी पहल को कैसे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए भी आमंत्रित किया गया, जो एक गौरव की बात रही। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको सम्मानित भी किया जा चुका है और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आपके विचार अहमियत रखते हैं। ऐसे में आज हमारी तेजस्विनी इस मंच पर जानेंगे हम उनसे उनके जीवन के बारे में और उनकी इस सोच और महत्वपूर्ण पहल के बारे में भी, क्योंकि राजस्थान की पारंपरिक कावड़ कथा के जरिए आप भविष्यवादी सोच को विश्व की समस्याओं का हल करने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इस तकनीक के जरिए आप इस सोच को विश्व के सामने रखती हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है फ्यूचरिस्ट यानी भविष्यवादी पुपुल बिष्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पुपुल बिष्ट ने सबका ध्यान आकर्षित किया जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों पर बुलाए गए विशेष सत्र में भारत की इस बेटी की आवाज गूंजी, जहां 30 सदस्य देशों के विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त सामाजिक नेताओं के साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए। 29 वर्षीय पुपुल बिष्ट एक भविष्यवेत्ता हैं जो कहानियों के माध्यम से भविष्य की परिकल्पना पेश करती हैं। वो राजस्थान की कावड़ कथा से प्रेरित भविष्य विश्लेषण का तरीका अपनाकर भविष्य की दुनिया की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। पुपुल को प्रतिष्ठित नेक्स्ट जनरेशन फॉरसाइट प्रैक्टिशनर्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में उन्होंने डीकोलोनाइजिंग फ्यूचर्स इनिशिएटिव की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हाशिए के समुदायों को उनके पसंदीदा भविष्य की कल्पना में शामिल करना था। भारत में शिक्षा के बाद कनाडा से स्ट्रैटेजिक फॉरसाइट एंड इनोवेशन में शिक्षा ली। दिल्ली में विशेष प्रोजेक्ट्स के तहत सरकारी स्कूलों के साथ और पुणे के स्लम्स के साथ काम किया। नीति आयोग के साथ जुड़ी एनजीओ बेयरफुट के साथ भी जुड़ी। अन्य देशों की नानी दादी को सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार करने को लेकर भी काम किया। डिजाइन और फ्यूचर्स में सांस्कृतिक रूप से समावेशी प्रथाओं की वकालत करने के रूप में पहचान बनाने वाली पुपुल को प्रतिष्ठित वैश्विक प्लेटफॉर्म्स जैसे यूनेस्को ग्लोबल फ्यूचर्स लिटरेसी डिजाइन फोरम पेरिस, एसडी नाउ सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया और अन्य वैश्विक दूरदर्शिता शिखर सम्मेलनों में बोलने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। वो इनोवेटर्स और फ्यूचरिस्ट की टीम एक्शन फॉरसाइट के ग्लोबल स्वॉर्म की सबसे कम उम्र की संस्थापक सदस्य हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों में मौजूदा स्थिति के आकलन के आधार पर भविष्य की अपेक्षित तस्वीर के लिए काम करने के लिए तैयार करने में प्रयासरत युवा फ्यूचरिस्ट पुपुल बिष्ट हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात पुपुल बिष्ट से। पुपुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। नमस्ते ममता जी, धन्यवाद। तेजस्विनी जैसे कार्यक्रम में आना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, तो आमंत्रण के लिए धन्यवाद। और आपसे मेरे को लगता है हमें बहुत कुछ नया जानने का और सीखने का मौका मिलेगा पुपुल, क्योंकि आप जो काम करती हैं, आप एक फ्यूचरिस्ट हैं। और जब भी हम भविष्य की बात करते हैं तो अमूमन लोग सोचते हैं शायद ज्योतिष की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भविष्यवादी हैं। ऐसे लिए सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि आखिर आप करते क्या हैं? जी, तो मेरा जो काम है बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प काम है ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम दुनिया का कोई भी कोना ले लीजिए, किसी भी एरिया की बात कर लीजिए, चाहे हम योजनाओं की बात करें या बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करें, अक्सर एक काफी बड़ा चैलेंज रहता है कि हम लोग जो कंफर्टेबल फील करते हैं वो एक अल्पकालिक सोच में हम लोग रहते हैं। तो बस आज का सोच लिया, आज से ज्यादा आने वाले कल का सोच लिया, लेकिन जो आने वाला कल मतलब भविष्य, आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद की जो बातें हैं उनके बारे में ना तो हम सोचते हैं, और अगर सोचना पड़ जाए तो घबराने लगते हैं।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य और विश्व का भविष्य अच्छा हो, इंक्लूसिव हो, और डेवलपमेंट जिस तरह की हम बातें करते हैं वो सब हो पाए, तो उस भविष्य के बारे में बहुत एक्टिवली सोचना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तो हम आज जो भी निर्णय लें वो भविष्य को मद्देनजर रखते हुए लेना बहुत जरूरी है। आप जो भी कह रहे हैं ना पुपुल, मुझे लगता है कि इन बातों को अगर हम उदाहरण से समझें तो बहुत बेहतर होगा। जैसे आपने भारत में जो काम किया है अभी तक, नीति आयोग के साथ जो एनजीओ जुड़े हैं उनके साथ आपने जो काम किया है, अगर हम हमें उनके जरिए भी बताएं ताकि हम ये समझ सकें कि आप किन किन स्तर पे काम कर रही हैं। जी, तो नीति आयोग के साथ मेरा जुड़ाव बना था 2019 के दौरान, जब मैं अपना जो मेरा प्रोजेक्ट है डीकोलोनाइजिंग फ्यूचर्स इनिशिएटिव, उसको भारत में मैं पायलट करने की कोशिश कर रही थी। और तब मेरा ये उद्देश्य था कि मैं डायरेक्टली कुछ कम्युनिटीज के साथ काम करूं। एक एनजीओ जो है वो राजस्थान में है, बेयरफुट कॉलेज करके, और वो लोग दुनिया भर के गांवों में से, रूरल कम्युनिटीज में से महिलाएं, खासकर की जो माताएं और दादी माँ के उम्र की महिलाएं होती हैं, उनको वो लोग भारत में बुलाते हैं। राजस्थान का गांव है तिलोनिया, वहां पे बुलाते हैं और 6 महीने स्कॉलरशिप रेजिडेंसी करके उन सब महिलाओं को सोलर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंस्पायरिंग एक कॉन्सेप्ट है। और उस ट्रेनिंग को लेकर ये सारी महिलाएं 6 महीने के बाद वापस अपने गांव में जाती हैं। और कई गांव इसमें ऐसे हैं जिनमें आज तक एक बल्ब तक नहीं जला है। अच्छा। लेकिन सोलर इंजीनियरिंग के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी और सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी को अपने गांव तक लेके जाती हैं। तो इस प्रोग्राम के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला था। लेकिन एक जो उनके बाधा आती है, अक्सर कुछ भी अगर हम बड़ा बदलाव करना चाहें तो एक बाधा आती है कि सबको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी जो कावड़ से इंस्पायर्ड एक वर्कशॉप है वो हमने की उन महिलाओं के साथ, और उसके थ्रू उन्होंने छोटी छोटी ओरल कहानियां बनाई अपने गांव के भविष्य के बारे में, ऐसा भविष्य जिसमें सोलर एनर्जी उनके गांव के कोने कोने तक फैल चुकी है। और फिर उन कहानियों को वो अपने कम्युनिटी में वापस लेके गए और बोला कि देखो, हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये भविष्य कितना खूबसूरत है, और इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और ये जो सोलर एनर्जी का ड्राइव है उसमें आप हमारा साथ दीजिए। और इस तरीके से इन कहानियों के जरिए महिलाएं एक बदलाव ला पाती है, और यहां आपका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है पुपुल। इसलिए आपने भी चूंकि कावड़ कथा की बात की, हम ये भी समझना चाहेंगे कैसे आपने अपने इस भविष्यवादी पहल के साथ कावड़ कथा को जोड़ दिया, क्योंकि ये तो राजस्थान की पारंपरिक कथा शैली है। कैसे आपने इसे यूज किया? जी, सबसे पहली बात यह है कि जब मैं भविष्य के साथ काम करने लगी, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भविष्य अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है तो कहानियां उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि कहानियों के थ्रू हम कल्पना कर सकते, और जिस चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते उस चीज को हम बना नहीं सकते। तो अगर हमें पॉजिटिव भविष्य बनाना है तो पहले उस पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करनी होगी। कावड़ कथा जो है एक्चुअली इंक्लूसिव इनोवेशन था आज से 400-500 साल पहले, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटीज रहती हैं जिनमें ये कथा बताई जाती है राजस्थान में, जातिवाद की वजह से आज से 500 साल पहले उन कम्युनिटीज को मंदिर में जाना या जो तीर्थ यात्रा हम लोग कहते हैं उस पर जा पाने की अनुमति नहीं थी। तो कुछ कहानीकारों ने कहा कि भाई, मंदिर आप तक नहीं आ सकता, सॉरी, आप मंदिर तक नहीं आ सकते तो आप तक तो मंदिर हम पहुंचा सकते हैं। तो राजस्थान में इसको कहा जाता है चलता फिरता मंदिर। कावड़ जो एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स होता है, तो कावड़ इसलिए कहते हैं किवाड़, डोर की तरह वो खुलता है, दरवाजों की तरह। और क्योंकि वो तीर्थ यात्रा की जगह एक तरह से कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो हिंदू पिलग्रिमेज में एक 10 स्टेप्स होते हैं, उस 10 स्टेप्स की ही ऊपर उन्होंने अपना जो पूरा परफॉर्मेंस है उसको बेस किया है। तो उन 10 स्टेप्स को मैंने री इमेजिन किया एज
10 steps of time travel, क्योंकि जो हम भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, एक तरह से वो कल्पना के थ्रू हम टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो यानी आप आज अपनी इमेजिनेशन में आप वो कहानियां बुनते हैं जो आपने 10 स्टेप्स की बात की, और उनको कहानियों को बुनते हुए आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है इसको भी तैयार कर लेते हैं, सोच को, ताकि आप 10 साल के बाद जो या जैसे करना चाहते हैं आप उसका एक रास्ता बना लेते हैं। मेरी वर्कशॉप में हम एक कावड़ का इमिटेशन यूज करते हैं जो पेपर से बना होता है, कार्डबोर्ड से बना होता है। उसका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है और हर एक पैनल को, वर्कशॉप काफी लंबी होती है, पूरा दिन लग जाता है ऑलमोस्ट, एक एक करके हर पैनल में कुछ कुछ ऐसे प्रश्न मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखती हूँ जिसके बारे में सोच के वो एक एक करके हर पैनल को इलस्ट्रेट करते हैं, उसमें चित्र बनाते हैं। तो ये जो पुणे में आपने स्लम्स के बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ काम किया था, उसके बारे में बताइए, क्योंकि उससे हम ये समझ पाएंगे कि बदलाव कैसे ला सकते हैं। जी, वो जो लड़कियां थी वो काफी ही डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आती हैं। उनकी माएँ जो हैं वो वेस्ट पिकर्स का काम करते हैं। तो ये जो हमारे वर्कशॉप्स हुए थे, दैट वाज इन द स्लम्स इन मुंबई एंड पुणे। लेकिन इतनी ब्रिलियंट वो बच्चियां थीं, इतने उनके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो एनजीओ उनके साथ काम करती हैं, एनरिच प्रोग्राम करके नाम है उसका, ये था कि जैसे जैसे वो बच्चियां बड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन जो है वो लूज हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप को, जो उनका ट्रेडिशनल परंपरा है या उनके परिवार का जो आज का सच है, उस हालात से बाहर अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रही थी। तो भविष्य के बारे में सोचना पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लड़कियों के लिए हमारे देश में इन पर्टिकुलर। तो आपके वर्कशॉप से इन बच्चियों का, जिनके साथ आपने काम किया था, इनके सपनों की क्या तस्वीर उकेरी आपने? तो मेरे को इतने कमाल की तस्वीरें, मेरे ख्याल से मैंने जितनी वर्कशॉप्स आज तक की हैं उसमें से सबसे बढ़िया, खूबसूरत, इंस्पायरिंग तस्वीरें इसी वर्कशॉप में निकली, क्योंकि उन बच्चियों ने सोचा, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम पर्यावरण के ध्यान रखने की बात करते हैं। इन बच्चियों ने रोज अपने छोटे से बचपन से इन्होंने देखा है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता सैनिटेशन वर्कर्स हैं। वो उन चैलेंजेस को एक बहुत ही गंभीर रूप से समझ पाती हैं इतने छोटे उम्र में भी। तो मेरी एक जो फेवरेट इमेज ऑफ द फ्यूचर है वो ये है कि एक ग्रुप के बच्चों ने बोला कि हम बड़े होके साइंटिस्ट बनेंगे, एंड हम सेफ वेस्ट डिस्पोजल का उन्होंने पूरा एक प्लान ड्राफ्ट किया, और ना ही कि वो तकनीक क्या होगी सिर्फ उस पे नहीं रुके, उस तकनीक को वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को कैसे उस तकनीक को समझाएंगे और कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि हमें ऐसे करना है ताकि हमारा पर्यावरण अच्छा हो, और जो लोग सैनिटेशन वर्क में काम करते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के बारे में हम कैसे सोचें इस भविष्य में। तो यानी इतना ये एक तरीके से आपके वर्कशॉप के जरिए इन बच्चियों को ये महसूस हुआ कि वो भी अपना भविष्य बना सकती हैं, एज वी से योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। इन्होंने शायद आपके वर्कशॉप के जरिए आप ये रियलाइज करवा पाती हैं अलग अलग समुदायों को जिनके साथ आप काम करती हैं, लेकिन आप यहाँ से आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंची, आपको वहां भी आमंत्रित किया गया। मैं इसके बारे में बात करूंगी पुप्पू, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही है योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें।
कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें incometax.gov.in पर। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। मेरा योगदान देश को हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत दे रहा है। मेरा योगदान देश के हर गांव को उन्नति का प्रतीक बना रहा है। हम सबका योगदान भारत के तेज विकास की मजबूत नींव रख रहा है। आप भी दें देश के विकास में अपना योगदान। अपने अग्रिम कर की तीसरी किस्त यानी 75% 15 दिसंबर 2021 तक जमा करके। वे कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या वे व्यक्ति जिनकी कर देनदारी TDS या TCS काटने के बाद 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर उनको भी एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं फ्यूचरिस्ट पुपुल बिष्ट। पुपुल, आपने बहुत अच्छे से अभी तक हमें ये समझाया कि भविष्यवादी सोच आखिर होती क्या है, जिसे आप कावड़ कथा के जरिए लोगों तक पहुंचाती हैं, उस टेक्निक को यूज करते हुए। लेकिन आपको संयुक्त राष्ट्र के मंच पर, संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भी आमंत्रित किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी बात रखने के लिए। किस तरह आपकी सोच इन सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ती है? सतत विकास लक्ष्य जिन लोगों को इसके बारे में मालूम है, उसका एक टैगलाइन है, लीविंग नो वन बिहाइंड, कि कोई भी विकास या प्रगति के मार्ग पे हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो विकास जो है असली विकास नहीं होगा। तो मुझे जो इनवाइट किया गया था, क्योंकि मेरा काम काफी इंटरनेशनल लेवल पे, मैं बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ काम करती हूँ। जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ UNDP इजिप्ट ऑफिस के साथ और इजिप्ट की प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ। हम उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आप दूरदर्शिता को कैसे अपने पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनाएं। तो मुझे जो इनवाइट किया गया था UN में, वो इस चर्चा पे था कि अगर हम सच्ची में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इनोवेशन चाहते हैं, तो कैसे सरकार अपने सिटीजन्स को साथ में लेके उनकी भागीदारी को सेंट्रल रखते हुए भविष्य के लिए योजनाएं बना सकती है। पुपुल, लेकिन आपने भारत से डिजाइनिंग का कोर्स किया और उसके बाद आप फ्यूचरिस्ट कोर्स की तरफ आप मुड़ गई, तो ये डिजाइनर से फ्यूचरिस्ट बनने का सफर कैसा रहा? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सफर था और मुझे नहीं लगता, आई थिंक मैं सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो कर रही थी। ऐसा मेरे कोई पहले से गोल नहीं था कि मैं आज यहाँ पर बैठी होंगी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लाइफ में हमें फ्लो के साथ भी बढ़ना चाहिए और जिस चीज में हमारी रुचि है उसको अगर हम फॉलो करते रहें तो
अपने आप एक मार्ग जो है हमारे सामने खुलता चला जाता है। तो मैं चाहती थी कि इस बात पे मैं और काम करूं, इसको और मैं समझूं कि डिजाइन के जरिए मैं कैसे सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ दुनिया में। और मुझे लगता है कि भविष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने नहीं सोचा तो हम पीछे रह सकते हैं। तो मेरे को लगता है वो 2 चीजें थी जिसने मेरे को इंस्पायर किया, और बाय चांस मुझे एक ऐसा कोर्स मिल गया कनाडा में जो एक्चुअली इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के ऊपर फोकस था। मेरे को हमेशा लगता है कि आप जो कर रही हैं वो आपके परिवार के माहौल पे बहुत निर्भर करता है। यानी एक डिजाइनर के तौर पर भी, उदाहरण के तौर पर, आपको जो क्रिएटिविटी चाहिए, जो इमेजिनेशन चाहिए, किस तरह आपके परिवार में ऐसा माहौल आपको मिला कि आप ये एक आजाद सोच और एक क्रिएटिव सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पा रही हैं? जी बिल्कुल, इस सब का श्रेय डेफिनेटली मेरे माता पिता को जाता है और परिवार के बाकी बड़े जनों को भी जाता है। बचपन से मुझे लगता है कि हमें ऐसा माहौल दिया गया जिसमें आपकी अपनी सोच, व्यक्तिगत आपकी अपनी सोच क्या है, आपकी क्या राय है किसी भी टॉपिक पे, हमेशा उसको बहुत बढ़ावा दिया गया, उसको एनकरेज किया गया। कभी भी हमें ऐसा नहीं फील होने दिया कि आप अभी छोटे हैं तो आपकी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती। एक बहुत ही ओपन डायलॉग जैसा माहौल रहा बड़े होते समय। लेकिन क्या कभी आपके ऊपर भी दबाव था कि पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं? कभी कोई ऐसा दबाव भी रहा क्या? हाँ, मैं थोड़ी पढ़ाकू तो थी, तो हमेशा एक वो थोड़ा था कि आईएएस कर लो या पत्रकार बन जाओ या इंजीनियरिंग कर लो। बट एक बार ही जब मैंने ये बोला कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है या डिजाइन के क्षेत्र में जाना है, तो किसी ने भी उसके सामने बैरियर नहीं रखा। मेरे को बोला ठीक है। लेकिन क्या बचपन से ही आपको शौक था डांस, ड्रामा, डिबेट्स, इन सब का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का? जी, मैं अपने स्कूल की कल्चरल प्रेसिडेंट थी और बचपन से ही मेरा फैंसी ड्रेस, ड्रामा, डांस और इन माय हाई स्कूल आई वाज अ नेशनल लेवल डिबेटर। तो मुझे लगता है तर्क वितर्क की जो कला है ये मैंने स्कूल से ही सीख ली थी, एंड डेफिनेटली उसने मेरा जो दृष्टिकोण है उसको कंप्लीटली शेप किया है। और आपने कहानियों की बात की, तो क्या आपको भी ये दादी नानी की कहानियां सुनने का भी माहौल मिला क्या घर में? क्या उससे भी आपको प्रेरणा मिली? बिल्कुल, मैं बहुत ही लालची थी जब कहानियों की बात आती है। तो हर रोज मैं अपनी नानी को बोलती थी कि नहीं, मुझे नई कहानियां, कोई भी कहानी मैं 2 बारी नहीं सुन सकती थी। तो मेरे को कंटिन्यूअसली नई कहानियां सुननी होती थी। एंड मेरी नानी मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत है, बिकॉज वो फॉर्मली स्कूल नहीं गई थी, बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात खुद भी समझी और सबको समझाई कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा टूल है एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो खुद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और सारा अपना घर का काम करके वो घंटों घंटों नॉवेल्स पढ़ा करती थी, बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। तो बचपन से ही मेरे को लगता है कि बहुत डाइवर्स कहानियों से मेरा परिचय हुआ। और इसीलिए आप आज इतने क्रिएटिव तरीके से वैश्विक स्तर की समस्याओं का भी हल कैसे इन कहानियों के जरिए, इस टेक्निक के जरिए हो सकता है, आज आप उसको आगे बढ़ा रही हैं। पुपुल, यहाँ पर आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल लूंगी और उनके क्रिस्प जवाब लेते हैं आपसे। शुरू करते हैं जी। जिंदगी में सबसे बेहतरीन सलाह आपको कौन सी मिली है? मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन सलाह मुझे ये मिली है कि आप कुछ भी करिए, अगर आप उसको शिद्दत से और सच्चे मन से करेंगे तो चाहे आप लड़की हो, लड़का हो या कहीं से भी आते हो, किसी भी चीज को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। ओके, अपने बारे में अगर आपको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो तो वो क्या होगा? एक निडर लड़की। हाँ। जिंदगी में क्या या किसे आप बेशकीमती मानती हैं? डेफिनेटली अपने परिवार को। ओके, आपका जिंदगी में मोटो क्या है? मेरा मोटो लीव द वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। दुनिया को बेहतर हालात में छोड़िए। हाँ जी। आपने भी कहा निडर लड़की, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी कि कभी किसी चीज से डर लगता है जिंदगी में?
आई थिंक डर तो लगता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि डर का अभाव निडरता है। मुझे लगता है डर सबको लगता है, लेकिन डर के बावजूद जो अपनी बात कह सके और एक्शन ले सके वो असली में निडर होता है। क्या सपना है जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहती हैं? अल्टीमेटली अगर हम सब चाहें, साथ मिलकर बदलाव ला सकते हैं, तो वो मेरे लाइफ का मिशन है कि कहानियों के जरिए मैं लोगों को ये याद दिलाऊं मैसेज दे सकूं कि जी। हम सब में बहुत क्षमता है कुछ अच्छा करने की। पुपुल, आखिरी सवाल, क्योंकि आप उन भारत की उन युवा लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करने का जज्बा रखती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं, भारत की बेटियां ऐसी भी हैं जिनको अभी हिम्मत की जरूरत है। उन्हें आप क्या संदेश देंगी? एक चीनी कहावत है जिसमें लोग कहते हैं कि जो आज के बारे में सोचता है वो फसल उगाता है, जो लंबे कल के बारे में सोचता है वो पेड़ उगाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस पेड़ के फल खा सके। लेकिन जो राष्ट्र या जो सरकार अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचती हैं वो स्कूल्स उगाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चियों के शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। और बच्चियों से सिर्फ ये कहूंगी कि आपके पास जो भी साधन आपको एक्सेसिबल हैं उनको आप यूज कीजिए, बिकॉज द स्काई इज द लिमिट। जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस हिम्मत से खड़े होकर अपनी शिक्षा के लिए जरूर, इस अधिकार के लिए जरूर आवाज बुलंद करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर पुपुल, और आप जो कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले लंबे वक्त तक आपके जो कार्य हैं इनके परिणाम भी हमें देखने को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, और अब रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे आजादी की वीरांगनाओं की, उन गुमनाम नायिकाओं की जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। और आज की हमारी वीरांगना है शहीद वीरांगना उदा देवी पासी। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध ने वर्गों जातियों का भेद मिटा दिया था। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। इस क्रांति के दौरान शहीद वीरांगना उदा देवी पासी ने बेगम हजरत महल की मदद से दलित वीरांगनाओं की एक अलग बटालियन तैयार की। वो मर्दानी थी जिन्होंने लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1857 की क्रांति में अकेले ही 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने 16 नवंबर 1857 को सार्जेंट कैल्विन कैम्बल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ के सिकंदर बाग में ठहरे हुए भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऐसे में उदा देवी ने ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्होंने अकेले ही 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। ऐसी ही वीरांगनाओं को आज देश कर रहा है सलाम। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके क्या एहसास, क्या सोच है इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ जरूर साझा करिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। खामोशियों